नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। सबसे पहले देखो, आई एम सॉरी, माफ़ी मांगता हूँ आपसे। कल डिस्कशन हम नहीं कर सके एकदम से। जैसे देखो रिजल्ट आया ना, तो बहुत सारी चीज़ें आ गई एकदम से। जो लोग सिलेक्ट हुए उनसे बहुत ज़्यादा मिलना जुलना हो गया, इंटरव्यूज़ लेना। और देखो काफ़ी अच्छी बात है, अपनी कम्युनिटी से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ। बहुत सारे लोगों ने बताया सर पेपर में आपकी आवाज़ याद आती है, एडिटोरियल डिस्कशन हम रेगुलर सुनते रहते हैं। तो उनसे मिलना जुलना हो रहा है और इस वजह से कल हम डिस्कशन नहीं कर सके। कोशिश मैंने की थी रात को आके एकदम से डाल दूं डिस्कशन, लेकिन रात को भी पॉसिबल नहीं हो पाया। तो इसलिए सॉरी कल के लिए, कल हम डिस्कशन नहीं कर सके। और कंग्रेचुलेशंस आपको कि हम अपनी कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ। इवन उनके इंटरव्यू भी आपको देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। तो आर्टिकल्स देख लीजिए। आज 3 आर्टिकल्स तो हम सीधे सीधे बड़े बड़े डिस्कस करेंगे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तीसरा सऊदी अरेबिया। इसके अलावा द हिंदू के हम 2-3 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। कुछ लोगों का कंसर्न था कि सर ऑलरेडी प्री में कुछ आर्टिकल्स जो हम डिस्कस करते हैं रिपीटिशन ना हो जाए, जो हमने ये नई चीज़ स्टार्ट की है द हिंदू के आर्टिकल्स को डिस्कस करना। देखो डुप्लीकेशन नहीं होगा, कभी कभार एक आधे आर्टिकल का हो जाए तो हो जाए, क्योंकि हमारी डिस्कशन, हमारा मेन फोकस मेंस पे होगा। वो भी मेंस के एग्जाम्पल्स पर, मेंस के इश्यूज पर, फैक्ट्स पे हमारा फोकस थोड़ा कम होगा। वो फैक्ट्स कवर हो जाएंगे प्रीलिम बूस्टर में, ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना जाए, डुप्लीकेसी ना जाए। और कुछ लोगों का डर था कि ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाएगी। ड्यूरेशन इंक्रीज नहीं होगी, 30-35 मैक्सिमम इतना। कुछ लोगों का ये कंसर्न था कि अगर हम उन पे फोकस करेंगे तो मेन आर्टिकल्स पे टाइम कम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा हम पहले डिस्कस करते थे बैकग्राउंड के साथ, बेसिक्स के साथ, वैसा ही डिस्कस करेंगे। आज आपको देखने को भी मिल जाएगा। तो जो भी होगा आपकी डिस्कशन से, आपसे सहमत होकर ही हम करेंगे। धीरे धीरे प्री के बाद हम अब चेंज करते जाएंगे। जो हमें शामिल करना है वीक में एक बार ऐसे का, और वो सब भी हम शामिल करेंगे अपनी डिस्कशन में। एक बार प्री हो जाए 28 मई को जो है वो, उसके बाद। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इससे पहले कि हम आज का आर्टिकल डिस्कस करें, एक बेसिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम जान लेते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस का। रिश्ते आज़ादी के पहले से हैं। फर्स्ट कॉन्सुलेट जनरल इस्टाब्लिश हुआ था इंडिया का ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में, कब? 1941 में। कॉन्सुलेट जनरल क्या होता है? जैसे देखो, इंडिया का कॉन्सुलेट जनरल इस्टाब्लिश हुआ सिडनी में 1941 में। ये ऑफिस क्या करेगा? ये एक प्रकार से डिप्लोमेटिक ऑफिस होता है दूसरे देश में, जो काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मान लीजिए इस केस में ऑस्ट्रेलिया से किसको इंडिया में आना है, तो इंडिया का कॉन्सुलेट जनरल वीज़ा प्रोवाइड करेगा इंडिया में आने के लिए। ट्रेड को इंक्रीज़ कैसे किया जाए, अगर इंडिया के नागरिक सिडनी में किसी मुश्किल में हैं तो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। कोई लीगल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है उसको हैंडल किया जाएगा। ये सब काम होते हैं कॉन्सुलेट जनरल के। और देखो, जब 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट किया था ना, तमाम तरह के सैंक्शंस इंडिया के खिलाफ लगे थे। और ऑस्ट्रेलिया ने भी इंडिया को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था कि आपको न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता नहीं थी, आपने क्यों किया। काफ़ी क्रिटिसिज्म इंडिया का उस समय ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया था। लेकिन धीरे धीरे ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंडिया की पावर बढ़ती जाती है और ऑस्ट्रेलिया इंडिया को स्वीकार करता है। वो ऑस्ट्रेलिया जो 1998 में इंडिया को क्रिटिसाइज़ कर रहा था, वही ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ 2014 में एक डील साइन करता है यूरेनियम सप्लाई करने के लिए। समझ गए कैसे बाजी पलट गई? ये देखो इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं की थी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो 1960s में आई थी, लेट 1960s में। वो इंडिया ने साइन नहीं की थी, जिसमें ये बोला गया था कि P5 जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं उस समय सिर्फ वही न्यूक्लियर वेपन्स को रखेंगे और कोई देश न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा। इंडिया ने इस ट्रीटी को रिजेक्ट कर दिया था। तो इस ट्रीटी को साइन ना करने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के साथ यूरेनियम सप्लाई डील साइन की। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है।
अब इसके बाद शेयर्ड वैल्यूज़ हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, प्लूरलिज्म पे विश्वास है दोनों देशों का, अलग अलग धर्मों के अलग अलग सेक्शंस के लोग मिलजुल के रहते हैं, वेस्टमिनिस्टर स्टाइल्ड डेमोक्रेसी है, मतलब पार्लियामेंट का चलन है, प्रधानमंत्री को चुना जाता है। दोनों ने ये सिस्टम यूके से यानी इंग्लैंड से लिया है। कॉमनवेल्थ ट्रेडिशंस हैं, दोनों कॉमनवेल्थ जो ग्रुप है उसका पार्ट है। इकोनॉमिक एंगेजमेंट दोनों देशों के बीच बढ़ रहा है, यानी इकोनॉमिक रिश्ते मजबूत हुए हैं। डेमोक्रेसी कैसी है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं दोनों, वाइब्रेंट सेकुलर और मल्टीकल्चरल डेमोक्रेसी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ये सब एग्जाम्पल्स हैं। कहने का मतलब एक है, वैल्यूज जो हैं मैच होती हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की। 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग स्टार्ट हुआ है जिसमें दोनों देशों के डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स आपस में मुलाकात करते हैं, मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं दोनों देश। तो ये आपको एक ना बैकग्राउंड मिल गया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों के बीच में। अब बात करते हैं कंटेक्स्ट की। कंटेक्स्ट देखो ये है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए, और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर वो गए सिडनी में। इंडियन डायस्पोरा के जो लोग हैं ना, भारतीय मूल के जो लोग हैं, उनसे मुलाकात की प्रधानमंत्री मोदी ने। अभी जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ मोदी की मुलाकात है ना, 6th मीटिंग है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के चुने जाने के बाद। एल्बनीज जो अभी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, उनकी प्रधानमंत्री मोदी से 6th मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई। एक साल के अंदर अंदर 6 मीटिंग्स होना ये बताता है रिश्ते किस प्रकार से मजबूत हो रहे हैं। तो मीटिंग के बाद जो अनाउंसमेंट हुई वो इस प्रकार से हुई, ऑस्ट्रेलिया बेंगलुरु में एक काउंसुलेट ऑफिस खोलेगा, इंडिया ब्रिस्बेन में, ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में एक काउंसुलेट ऑफिस खोलेगा, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पे एग्रीमेंट की अनाउंसमेंट हुई है। इंडिया की शिकायत ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए वीज़ा आसानी से नहीं मिलता। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ पे जो बाद में पढ़ने के बाद काम भी करने लग जाते हैं। तीसरे नंबर पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ग्रीन हाइड्रोजन कौन सी होती है? बेसिक्स की बात करते हैं। देखो, वाटर की जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है ना, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब वाटर से जब करंट गुजारा जाता है तो वाटर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, H2 + O2। अब मान लीजिए जिस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया गया वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए, वो रिन्यूएबल एनर्जी से आई, जैसे सनलाइट है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वहां से वो बिजली आई वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन है। क्योंकि हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए कार्बन का एमिशन बहुत कम हुआ, ना के बराबर, क्योंकि जिस बिजली की सहायता से वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया गया वो रिन्यूएबल एनर्जी से आई है। तो ऐसी हाइड्रोजन को आप कहोगे ग्रीन हाइड्रोजन। इसमें स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, विभिन्न देश इसको अपना रहे हैं। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स। इसके लिए टर्म्स बता दिए गए हैं कि टास्क फोर्स किन मुद्दों पे काम करेगी। अब इसके बाद देखो कुछ एरियाज बताए जाते हैं जहां पे दोनों देशों के बीच रिश्तों का बहुत स्कोप है, जैसे डिफेंस एंड सिक्योरिटी टाइज, कोऑपरेशन ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स। बताइए क्रिटिकल मिनरल्स कौन से होते हैं? क्रिटिकल मिनरल्स को देखो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, देखो ये वो मिनरल्स हैं जो इंडस्ट्रीज के लिए, टेक्नोलॉजीज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन इनकी सप्लाई ना या तो लिमिटेड है, एबंडेंस में नहीं मिलते, कम मिलते हैं, या फिर जहाँ पे ये मिलते हैं वो बहुत कम एरिया में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल चाइना में सिर्फ, साउथ कोरिया में सिर्फ। इस वजह से सप्लाई की दिक्कत आ जाती है। चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो गए बहुत से देश क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, समझ गए? तो ये डेफिनेशन है क्रिटिकल मिनरल्स की, वो मिनरल्स जो इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन जिनकी सप्लाई या तो लिमिटेड है या फिर बहुत ही ज़्यादा ज्योग्राफिकली कॉन्सेंट्रेटेड है। और ये इस्तेमाल होते हैं काफ़ी सारे सेक्टर्स में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लीन एनर्जी, डिफेंस, एरोस्पेस, टेलीकम्युनिकेशन। एग्जाम्पल आपको देता हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल तो आप खुद दोगे मुझे, लिथियम। लिथियम आपको पता है बैटरीज में इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल हों, मोबाइल की बैटरीज हों, वहाँ पे लिथियम आयन इस्तेमाल होता है, लिथियम आयन की बैटरीज इस्तेमाल होती हैं।
और इसके अलावा रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स मतलब 17 एलिमेंट्स हैं, जिसमें नियोडीमियम्स और डैस्प्रोम, ऐसे नाम है, मुश्किल सा नाम है। मतलब रेयर अर्थ एलिमेंट्स में ना 17 एलिमेंट्स आते हैं। इनका इस्तेमाल होता है मैग्नेट्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, विंड टर्बाइंस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। कोबाल्ट, ग्रेफाइट, टंगस्टन, ये मैंने आपको एग्जांपल दिए क्रिटिकल मिनरल्स के। इसके बाद देखो दोनों देश ने कोशिश कर रहे हैं कि दिसंबर से पहले पहले एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन कर लिया जाए। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से एक स्टेज ऊपर की है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है दो देशों के बीच में, टैरिफ को कम किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। लेकिन देखो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट में क्या किया जाता है, इसमें तो टैरिफ को तो रिड्यूस किया ही जाता है, इसके अलावा सर्विसेज की बात की जाती है, ट्रेड की बात की जाती है, इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात की जाती है, जॉइंट R&D की बात की जाती है। मतलब दूसरी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट में। मैं आपको एक सर्कल बना के समझाता हूँ, आप समझ जाओगे। ये मान लीजिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है ना, सैका है, तो इसके अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आ जाएगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में सिर्फ गुड्स के ऊपर टैरिफ रिड्यूस किया जाता है या ऑलमोस्ट खत्म कर दिया जाता है, लेकिन सैका में और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज का ट्रेड, R&D, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो दोनों देश कोशिश कर रहे हैं दिसंबर से पहले सैका साइन हो जाए। वैसे देखो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ना डिफरेंस है। रशिया यूक्रेन वार को लेकर डिफरेंस है, इंडिया जहां न्यूट्रल है और ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन के पक्ष में है। लेकिन ना इंडो पैसिफिक रीजन के लिए दोनों की सोच सेम है। इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना एग्रेसिव है, इंडो पैसिफिक रीजन ओपन होना चाहिए जहां पे कोई देश अपनी मनमानी ना करे। इस इशू को लेकर दोनों देश अलाइंड है। अब ना एक और चीज लास्ट में आती है। देखो यहां पे ना प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात बोली, दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत हैं। इसमें जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं ना ऑस्ट्रेलिया में, उनका बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने ना ये बात भी उठाई कि वहां पे ना इंडियन कॉन्सुलेट पे अटैक किया गया खालिस्तान सपोर्टर्स के द्वारा, और कुछ जैसे मंदिर वगैरह हैं उन पे भी अटैक हुआ। ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने उठाई ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के सामने। राइटर ये कहते हैं सेम चीज़ प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी उठाई थी जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत की विजिट पे आए थे। देखो ये जो हुआ ना ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के लोगों पे अटैक हुआ, ऑस्ट्रेलिया के लोगों के द्वारा किया गया, ऑस्ट्रेलिया की प्रॉपर्टी पे हुआ। इंडिया को कंसर्न्स रेज करने चाहिए, लेकिन बार बार अगर एक इश्यू को इंडिया सेंटर स्टेज में लेके आएगा ना, तो फिर बाकी चीज़ें पीछे रह जाएंगी और यही चीज़ बार बार ऊपर आ जाएगी। तो इसलिए इंडिया को यह समझना होगा कि किस इशू को आप सेंटर स्टेज में लाना चाहते हो। तो ये पॉइंट राइटर बोलते हैं। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों के बारे में। अब अगला आर्टिकल देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आर्टिकल डिस्कस करने से पहले बेसिक्स मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आंसर्स में ना बेसिक्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि मशीन ऐसे काम करती हैं, ऐसे टास्क परफॉर्म करती हैं आमतौर पे जिनको करने में ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है। सबसे बढ़िया और लेटेस्ट एग्जांपल है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी से आप कोई भी क्वेश्चन पूछो वो आंसर देने की कोशिश करता है। आमतौर पे ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है ये आंसर्स देने में। चैट जीपीटी या फिर कोई भी दूसरा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल है कैसे काम करता है। सबसे पहले देखो उस मशीन को ना डेटा दिया जाता है, डेटा दिया जाता है बहुत सारा, मशीन के पास डेटा आता है। डेटा की सहायता से मशीन एक पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करती है और पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के बाद में डिसीजन लिया जाता है मशीन के द्वारा। समझ गए? तो इसमें एल्गोरिथम का इस्तेमाल होता है, डिसीजन लेने में एल्गोरिथम का इस्तेमाल होता है। मैं आपको एक एग्जांपल की सहायता से बताता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। मान लीजिए एक मशीन को तैयार करना है ये पहचानने में कि ये फोटो जो है कुत्ते की है या बिल्ली की है, डॉग की है या कैट की है। मशीन को कैसे तैयार करेंगे? सबसे पहले तो बहुत सारी फोटोज दी जाएंगी डॉग की और कैट की फीचर्स के साथ में। बहुत सारी फोटोज मशीन को दी जाएंगी,
यानी डेटा सबसे पहले हमने दे दिया। अब ना मशीन पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेगा बड़े स्केल पे, जैसे अच्छा लंबी पूंछ हो तो मतलब कुत्ता है, अच्छा मतलब इस प्रकार की अगर प्रिंटिंग हुई है स्किन पे तो मतलब कुत्ता है, अगर और मतलब समझ गए, ऐसे ऐसे फीचर्स देख देख के मशीन ना पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है, फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती हैं। फिर वो एक एल्गोरिथम पे काम करती है, मतलब इंसान ने उसके बाद एल्गोरिथम दे दिया मशीन को कि सबसे पहले आप पूंछ रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करो, पूंछ की लेंथ देखो, उसके बाद आप बॉडी का स्ट्रक्चर देखो, उसके बाद आप कलर देखो, ऐसे एक एल्गोरिथम बना के दे दिया मशीन को। और ये सारे पैरामीटर्स पर परख के इस एल्गोरिथम पे काम करके मशीन फाइनली आंसर देगी कि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है ये जो फ्रेश इमेज दी गई है मुझे पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए ये कुत्ते की है या बिल्ली की है। एग्जाम्पल समझ गए ना, सबसे पहले डेटा दिया जाता है, उसके बाद पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है मशीन, एल्गोरिथम लगाती है और रिजल्ट सामने आता है। लेकिन देखो जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे बढ़ रही है ना, कंसर्न्स भी सामने आ रहे हैं। पहली इमेज में बताया गया है कि इस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो पायोनियर्स हैं ना, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बढ़ चढ़ के काम किया, वो भी कंसर्न हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों को लेके। कंसर्न किस प्रकार से है मैं आपको बताता हूँ। जैसा देखो अभी हमने डिस्कस किया कि डेटा दिया जाता है मशीन को सबसे पहले। अब देखो डेटा जो दिया जाता है ना कई बारी बड़े स्केल पे वो बायस्ड होता है। आपको पता है समाज में ना अनेकों तरह के स्टीरियोटाइप होते हैं। स्टीरियोटाइप जैसे देखो, अब आपको पता है ऑफिस में ना अगर रिज्यूमे निकाले जाएंगे और स्किल्स निकाली जाएंगी तो ना मेल जो है ना उनकी प्रोडक्टिविटी आपको ज़्यादा मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पैट्रियार्की है, ऐसा इसलिए क्योंकि कम महिलाएं काम करती हैं ऑफिस में, ऐसा इसलिए क्योंकि महिलाओं को मैटरनिटी लीव लेनी पड़ती है बच्चों की केयर के लिए। तो इस पैट्रियार्की की वजह से ना डेटा में ये सामने आएगा कि मैन जो है वो ज़्यादा कैपेबल हैं, तो मशीन जो है उन्हें प्रमोट करने का ओपिनियन जाहिर करेगी। ये एक एग्जांपल मैंने आपको बताया कि डेटा में बायसनेस मिलेगी और जैसा डेटा होगा मशीन वैसा ही आंसर देगी। अब जैसे देखो क्राइम की बात आई, क्राइम को प्रिडिक्ट करना है कि क्राइम कहाँ पे होगा, तो डेटा दिया जाएगा। डेटा में ये सामने आएगा कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे क्राइम ज़्यादा हुए हैं, जहाँ पे माइनॉरिटीज़ रहते हैं। अब माइनॉरिटीज़ आपको पता है वल्नरेबल होते हैं, ज़्यादातर जगह पे गरीब होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा क्राइम होता भी है और रिपोर्ट भी ज़्यादा होता है। आमतौर पे दूसरे एरियाज़ में कई बार क्राइम की रिपोर्टिंग कम होती है या फिर पुलिस केस ख़त्म कर दिया जाता है। तो ना राइटर ये बोलना चाहते हैं कि ज़्यादातर केसेस में ना यही सामने आएगा कि माइनॉरिटीज़ जो हैं इन पे ज़्यादा शक है क्राइम करने का, ये क्राइम करेंगे, या फिर दूसरे जो डिप्रेस्ड सेक्शंस के लोग हैं वो क्राइम ज़्यादा करेंगे। इवन फेस रिकॉग्निशन जो सॉफ्टवेयर होता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है, उसमें भी ये सामने आ जाएगा कि मतलब कोई माइनॉरिटी या फिर दूसरे डिप्रेस्ड सेक्शन का पर्सन है ना, उस पर सुई आ जाएगी कि यही पर्सन है जिसने अपराध किया है, क्योंकि डेटा ही बाइस्ड है। जो डेटा दिया गया है जिसके बेस पे पैटर्न रिकॉग्नाइज किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। तो राइटर ये कहते हैं देखो अब सरकार चूंकि बजट इंक्रीज कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, अपने हिसाब से चैट जीपीटी को यूज़ करवाना चाहती है, ना सिर्फ इंडिया की सरकार बल्कि अलग देशों की सरकार। अब बहुत बार ऐसा होता है ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स हैं ना, जैसे चैट जीपीटी हैं, यहाँ पर जो डेटा है अब वो यूएसए चाइना जैसे देशों का डेटा होता है। और वर्ल्ड में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, वहाँ पे जो चीज़ें एप्लीकेबल होगी वो इंडिया में नहीं एप्लीकेबल होगी। इंडिया का कल्चर अलग है, इंडिया के लोग अलग हैं, रहन सहन अलग है, लेकिन डेटा दिया गया है यूएस चाइना का, तो फिर यहाँ पे दिक्कत आएगी। वो डिसीजंस मशीन के इंडिया के कंटेक्स्ट में लागू नहीं होते हैं। और एक चीज़ देखो, हमारे सोसाइटी में ना बेसिक वैल्यूज़ डिग्रेड हो रही हैं, लेकिन एम्पथी सिंपथी इनका जो एलिमेंट है ना वो आज भी मिल जाता है। मोरल कंपस तो आज भी है सोसाइटी में, सही को सही और गलत को गलत कहा जाता है। अत्याचार होता है किसी गरीब पर्सन पर, डिप्रेस्ड सेक्शन पर, तो लोग आवाज़ उठाते हैं कि गलत हो रहा है। एक नॉर्मल सा एग्जांपल है, कुछ समय पहले ना कोरोना का समय था, एक वीडियो वायरल हो गई थी।
एक रेडी वाला पर्सन था, रेडी वाला वेंडर था, उसके आम उठा के ले गए बहुत सारे लोग, वीडियो वायरल हो गया था। तो वीडियो वायरल हो गया था तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, भैया आप गरीब आदमी के रेडी से आम क्यों उठा रहे हो। इंडिया में ऐसी चीज़ आ गई है कि मुश्किल भरा समय है कोरोना का, वो रेडी वाला बेचारा अपना परिवार का पेट भरना चाहता है, लेकिन लोग आम उठा उठा के भाग रहे हैं उसकी रेडी से। तो फिर लोगों ने चंदा देना स्टार्ट किया उस पर्सन को जिसके वो आम थे, ट्विटर पे वीडियो वायरल हो गई। तो मोरल कंपास अभी भी है हमारे समाज में, गलत होता है तो लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन मशीनों में कोई मोरल कंपास थोड़ी ना है। मशीन थोड़ी ना बता सकती है कि ये चीज़ गलत है, वैल्यूज़ थोड़ी ना है मशीन की, मतलब इमोशंस थोड़ी ना है मशीन में। तो यहाँ पे दिक्कत है कि मशीन के द्वारा जो आंसर्स दिए जाएंगे ना उसमें इमोशंस नहीं होंगे। इसी प्रकार से कुछ और एग्जाम्पल दिए जाते हैं, जैसे मशीन के द्वारा प्रेडिक्ट कर दिया जाएगा कि पोटेंशियल ड्रग अब्यूज़ जो है इस एरिया में हो सकता है, इस कम्युनिटी के लोगों के द्वारा किया जाएगा, और किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को ज़्यादा इंटेलिजेंट बताया जा सकता है मशीन के द्वारा। तो ये सब दिखते हैं, डेटा बायस्ड है तो इसलिए डिसीजन गलत आ सकते हैं। इसलिए ना डेटा जो होना चाहिए ना वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बिना किसी बायस्ड के होना चाहिए, लोकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं का डेटा कहीं पे अप्लाई किया जा रहा है। इसके लिए ना प्राइवेट सेक्टर और प्रैक्टिशनर्स को ना सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। गोल ये होना चाहिए कि मशीन्स को आप इंटेलिजेंट बना रहे हो ना तो वो इंक्लूसिव भी हों, कंट्री की डाइवर्सिटी को समझें, हेट्रोजीनिटी को समझें, और मशीन्स ऐसी होनी चाहिए जो कंट्री की प्रोग्रेस में योगदान दें, ना कि दुनिया को पोलराइज करें, विभिन्न सेक्शंस में डिवाइड करें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित। अब अगला आर्टिकल देखो सऊदी अरेबिया से संबंधित है। सीधा सीधा आर्टिकल यूपीएससी पूछेगी, इसकी संभावना कम है, लेकिन कुछ पॉइंट्स जल्दी से हम देख लेते हैं। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सऊदी अरेबिया ने हाल ही में देखो ईरान के साथ अपने रिश्तों को ठीक करने की दिशा में कदम उठाए हैं। चाइना ने मीडिएशन करवाया है ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच, और ईरान और सऊदी अरेबिया वैसे ध्रुव विरोधी हैं, बहुत बड़े दुश्मन हैं, लेकिन चाइना की मीडिएशन से दोनों देशों के बीच रिश्ते पहले से ठीक हुए हैं। अभी ना 32वां अरब लीग का समिट ऑर्गेनाइज हो रहा है जेडा में। जेडा क्या सऊदी अरेबिया की राजधानी है? नहीं, राजधानी तो रियाद है। तो अरब लीग देखो बनी थी 1945 में, अभी 22 मेंबर्स हैं अरब लीग में। ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई। 12 साल के बाद 22 अरब स्टेट्स एक साथ आए मीटिंग करने के लिए, और 17 देशों के तो हेड्स ने भी पार्टिसिपेट किया। अभी समिट में क्या हुआ, सीरिया को वापस शामिल कर लिया गया है अरब लीग में, और यूक्रेन के प्रेसिडेंट को भी इनवाइट किया गया ताकि वो अपनी बात रखें किस प्रकार से रशिया ने युद्ध स्टार्ट किया है यूक्रेन के अगेंस्ट। समिट के बाद जो जेडा डिक्लेरेशन रिलीज हुई वो काफ़ी ज़्यादा देखो प्रैक्टिकल थी, मतलब जैसी वर्ल्ड में सिचुएशन इमर्ज होकर आ रही है उस हिसाब से थी। अब बिल्कुल डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ। राइटर कहते हैं सऊदी अरेबिया ना पहले से बहुत प्रैक्टिकल हो गया है। जैसे जो जॉइंट स्टेटमेंट आई जेडा की, इसमें ईरान रिलेटेड इश्यूज को हटा दिया गया क्योंकि रिश्ते ठीक हुए हैं अभी सऊदी अरेबिया के ईरान के साथ। प्रो पैलेस्टीन एजेंडा की तो बात कही गई, लेकिन इजराइल का नाम नहीं लिया गया, नाम से इजराइल को बुरा भला नहीं कहा गया। और अरब कंट्रीज के डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरफेरेंस को ख़त्म करने की बात कही गई। और जो मिलिशियाज हैं, जिससे ईरान जो है वो हौथी रिबल्स को सपोर्ट करता है, बिना नाम लिए बोला गया आर्म्ड ग्रुप्स और मिलिशियाज को सपोर्ट करना बंद करना चाहिए। नॉन अरब इशू को जगह नहीं दी गई, जैसे कश्मीर इशू को बहुत बार जगह दे दी जाती थी, ऐसे कोई इशू को जगह नहीं दी गई। राइटर कहते हैं सऊदी अरेबिया का इमरजेंस काफ़ी अच्छी से हुआ है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के अंतर्गत। मोहम्मद बिन सलमान जिनकी उम्र अभी सिर्फ 37 साल हैं, ये सऊदी अरेबिया को अलग ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, एक्टिव हैं काफ़ी ज़्यादा। हालांकि जमाल खागोसी का असैसिनेशन इन्होंने करवाया था, ऐसा आरोप इन पे लगा। उसके बाद यूएसए ने सऊदी अरेबिया को बहुत क्रिटिसाइज़ किया था ह्यूमन राइट वायलेशन के लिए। लेकिन अब कहते हैं राइटर ईरान के साथ रिश्ते नॉर्मलाइज हो गए हैं इनके गाइडेंस में। अभी क्राउन प्रिंस हैं, ये अगले राजा बनेंगे। फ्रिक्शन कम हो गया है येमेन, लेबनान, सीरिया, इराक, इन इश्यूज़ पर, क्योंकि ईरान के साथ रिश्ते नॉर्मलाइज हुए हैं।
उम्मीद की किरण जगी है। येमेन में सिविल वार जो चल रहा है 2015 के बाद से ही ये खत्म हो जाएगा। यूएस के साथ सऊदी अरेबिया के रिश्ते पहले से स्टेबलाइज हुए हैं। देखो अभी ना अरब लीग में सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा लीडर के रूप में इमर्ज हो रहा है, क्योंकि इजिप्ट जो है ना वो उतना पावरफुल नहीं है, वो अभी अरब लीडरशिप का रोल नहीं प्ले कर रहा है, उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रोंग नहीं है। सीरिया, इराक, यहाँ पे तो इंटरनल बैटल्स काफ़ी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो इसलिए सऊदी अरेबिया बचता है अरब लीग में लीडर का रोल प्ले करने के लिए। और देखो सऊदी अरेबिया के ईरान के साथ जो रिश्ते ठीक हुए हैं ना पहले से, इससे सऊदी अरेबिया को काफ़ी फायदा हुआ है। कतर, इराक, ओमान, पाकिस्तान ये पहले बिचौलिए का काम करते थे, इनकी इंपॉर्टेंस काफ़ी कम हो गई है। अब डायरेक्ट बात करता है सऊदी अरेबिया ईरान से। गाजा पट्टी जो है, ये जो रीजन है ना गाजा पट्टी का, यहाँ पे हमास रूल करता है। इनके साथ में एंगेजमेंट स्टार्ट किया है सऊदी अरेबिया ने, और इससे पैलेस्टीनियन का डी रेडिकलाइजेशन होगा, मतलब रेडिकलाइजेशन ज़्यादा नहीं होगा अगर सऊदी अरेबिया एंगेज करेगा गाजा पट्टी की लीडरशिप के साथ, क्योंकि सऊदी अरेबिया फिर हेल्प कर सकता है तो सिचुएशन इंप्रूव होगी। सिचुएशन इंप्रूव होगी तो कम लोग रेडिकलाइज होंगे। अब्राम अकॉर्ड जो है, जिसके तहत यूएई ने और कुछ दूसरे देशों ने इजराइल के साथ रिश्तों को नॉर्मलाइज कर लिया है, अभी अब्राम अकॉर्ड में जल्दबाजी नहीं कर रहा है, यानी इजराइल के साथ रिश्तों को इंप्रूव करने में जल्दबाजी सऊदी अरेबिया नहीं कर रहा है। तो कुल मिलाकर देखो ये बोला जाता है जीडीपी जो है सऊदी अरेबिया की काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रही है, यूएई से ज़्यादा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है, और जीडीपी 2022 में ग्रो हुई 8.7% ग्रोथ रेट से। अभी जीडीपी 1108 बिलियन डॉलर्स की है। ज़्यादा देखो सऊदी रिलेटेड डिटेल्स हैं। इंडिया का क्या एंगल है वो देख लेते हैं, क्योंकि देखो इंडिया के स्टेक्स इन्वॉल्व हैं वेस्ट एशिया में। खास करके इंडिया बहुत ऑयल इंपोर्ट करता है यहाँ से, इंडिया का डायस्पोरा है बहुत ज़्यादा, इंडिया के लोग यहाँ पे गए हुए हैं माइग्रेंट वर्कर्स की फॉर्म में। तो इंडिया को ये सारे जो इक्वेशंस नई नई इमर्ज होकर आ रही है ना, सऊदी अरेबिया का इमरजेंस हो रहा है, इनको ध्यान से देखना चाहिए, उसी हिसाब से अपनी रणनीति बनानी चाहिए। शुरुआत की जा सकती है। पिछले साल सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस को भारत की यात्रा पर आना था, वो नहीं आ सके थे। G20 की समिट के दौरान वो भारत की यात्रा पर आएंगे, तो उस दौरान अच्छी बातचीत हो सकती है क्राउन प्रिंस के साथ में, और फिर से उनको रीइनवाइट करना चाहिए बायलैटरल विजिट के लिए। तो ये बातें बोली जाती हैं राइटर के द्वारा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, सऊदी अरेबिया से संबंधित था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं था। इसके बाद अगला आर्टिकल न्यू पार्लियामेंट के बनने से संबंधित है। अब इसका इनाग्रेशन होगा 28 मई को। अपोजिशन पार्टीज बोल रही हैं कि प्रेसिडेंट को करना चाहिए था, प्रधानमंत्री को इनाग्रेशन नहीं करना चाहिए था। देखो मेंस के पर्सपेक्टिव से ना एक क्वेश्चन जो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है पार्लियामेंट से संबंधित, क्या पार्लियामेंट का डिक्लाइन हो रहा है? नई बिल्डिंग तो बन गई, लेकिन पार्लियामेंट की रेलेवेंस क्या कम हो रही है? कम जैसे देखो चर्चाएं कम होती हैं पार्लियामेंट में, अच्छी डिबेट्स नहीं होती। बताइए लास्ट टाइम कब आपने पार्लियामेंट में अच्छी डिबेट्स को सुना? आपको याद नहीं आ रहा होगा। बहुत कम ऐसा होता है कि पार्लियामेंट में अच्छी डिबेट सुनने को मिले इश्यूज़ पे। इश्यूज़ कितने सारे हैं जिन पे डिबेट्स हो सकती हैं, इतने सारे बिल हैं जिन पे हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती। इवन पार्लियामेंट्री कमेटीज़ का रोल काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के पास में जब कोई बिल जाता है ना, तो वो अच्छे से उस पर विचार करते हैं पार्टी लाइन से हट के, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जो डिबेट होती है उसमें तो कैमरे लगे हुए होते हैं, उनको अपनी पार्टी का स्टैंड लेना पड़ता है एमपीज़ को। लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी के पास कोई बिल जाता है ना, वहाँ पे एमपीज़ भी दिल से डिस्कशन करते हैं, क्योंकि कोई देख नहीं रहा है, तो वो अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन बताते हैं पार्टी लाइन से हट के क्या होना चाहिए इस बिल पर, अच्छा कानून कैसे बनाया जाए। तो कमेटीज़ पर भी कम बिल अब जा रही हैं, ये चिंता का कारण है। बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे अब नई पार्लियामेंट का इनाग्रेशन जब होगा तब हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद लिटरेसी प्रोजेक्ट से संबंधित एक एग्जाम्पल है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। माइग्रेंट वर्कर्स देखो दूसरे स्टेट में जाते हैं ना, खास करके जैसे कई बार नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में गए, साउथ इंडिया से यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में आए, तो वहाँ पे वर्कर्स को ना बड़ी दिक्कत आती है, वो लैंग्वेज नहीं समझते। अब तमिलनाडु में चले गए, तमिल लैंग्वेज नहीं आती, केरला में चले गए, मलयालम नहीं आती, तो माइग्रेंट वर्कर्स को तो इंग्लिश भी नहीं आती होती, तो उन्हें बहुत दिक्कत आती है। जैसे बिहार से, यूपी से, उड़ीसा से कोई गया, उनको वहाँ पे कम्युनिकेट करने में बहुत दिक्कत आती है। तो एक लिटरेसी मिशन ग्रुप है जो माइग्रेंट वर्कर्स को लिटरेसी प्रोवाइड कर रहा है वहाँ पे केरला में, मलयालम में। अभी उनका एग्जाम हुआ था,
एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था और सिखाया भी गया था उससे पहले। तो माइग्रेंट वर्कर्स जब लैंग्वेज सीख जाएंगे ना, उनको वहाँ की वेलफेयर स्कीम्स, लोगों से कम्युनिकेट करने में काफ़ी आसानी होगी, उनका शोषण नहीं होगा। ये एग्जाम्पल दूसरी जगहों पर भी फॉलो किया जा सकता है। इसके बाद लास्ट में एक आर्टिकल और है जो डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, बहुत बड़ा सारा आर्टिकल है, इसमें आधा घंटा जाएगा इसमें से पॉइंट्स निकालने के लिए। मेकिंग एग्री कमोडिटी वैल्यू चेन सस्टेनेबल इज टफ, साइंस का ये आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल, इस आर्टिकल से पॉइंट ड्रा करके कल हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम अपनी डिस्कशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।